भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टॉक्स और मैं हूं शिशिर त्रिपाठी। ज़रा कल्पना कीजिए, आप सुबह कल सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके सभी मौलिक और नागरिक अधिकार छिन चुके हैं। अब आपको पुलिस किसी भी समय जेल में डाल सकती है और आप इसके खिलाफ अदालत भी नहीं जा सकते हैं। न केवल ये, लेकिन आप सुबह की चाय के साथ जो अखबार पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक निरंकुश शासक, उसके बेटे और कुछ सत्ताधीशों ने पिछली रात प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटने का भी निर्णय ले लिया था ताकि आप तक सच्चाई न पहुंच सके। अगर कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप गर्मी की छुट्टी बिताकर अपने परिवार के साथ ट्रेन से वापस शहर आ रहे हैं और आपको ट्रेन से उतार कर आपकी नसबंदी कर दी जाती है। और अब इस कल्पनाशीलता और इस काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए और ये जानिए कि भारत के इतिहास में ऐसा हो चुका है और ये केवल कल्पना मात्र नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास के उस काले अध्याय की जिसमें लोकतंत्र को बचाने का बहाना देकर लोकतंत्र की ही हत्या का प्रयास किया गया था। हम बात कर रहे हैं आपातकाल यानी इमरजेंसी की। हम बात कर रहे हैं 1975 के जून महीने की, जब लू सिर्फ देश में नहीं चल रही थी बल्कि चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, और देश का संविधान, देश की संवैधानिक संस्थाएं और आपका और हमारा अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार, सब कुछ खतरे में था। 25 और 26 जून 1975 की मध्य रात्रि को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही की स्याही से भारतीय लोकतंत्र के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 25 और 26 जून 1975 की मध्यरात्रि में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाने का फैसला लिया और इस फैसले से शुरू हुआ पूरे भारत में विपक्षी नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी और प्रेस पर सेंसरशिप का न थमने वाला सिलसिला। इस एक फैसले ने नागरिकों के मौलिक अधिकार को भी छीन लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे एडिशन ने 26 जून को एक ऑबिच्युरी यानी शोक संदेश छापा। यह शोक संदेश भारत की लोकतंत्र की मृत्यु का शोक संदेश था। इस शोक संदेश में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अशोक महादेवन ने लिखा था, ओ क्रेसी DEM, बिलवेड हस्बैंड ऑफ टी रुथ, लविंग फादर ऑफ L.I. बर्टी, ब्रदर ऑफ फेथ होप जस्टिसिया एक्सपायर्ड ऑन जून 26। 26 जून से लेकर 1 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने चलने वाली इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसमें एक तानाशाह ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। पर 1975 में इमरजेंसी लगाने के पीछे बड़ा कारण राजनीतिक था। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वो कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव भी लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। राजनारायण के वकील कोर्ट में मशहूर अधिवक्ता शांति भूषण थे। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से मशहूर है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया था कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए उनके पॉलिटिकल कैंपेन में उनका हेल्प करना शुरू कर दिए थे, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी को कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।
ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में भी जाने का रास्ता नहीं बचा। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था अर्थात नई प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। उस समय देश में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते हुए किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा गांधी अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डीके बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था कि अंतिम फैसला आने तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दें। पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उस समय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी आए। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वो इस्तीफा न दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद किसी और को दे दिया फिर वो व्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनके पास उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं रह जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गई और उन्होंने तय किया कि वो इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इस केस की सुनवाई जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। जज ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वह अंतिम फैसला आने तक संसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती हैं। कोर्ट की उठापटक के बीच गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश के लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया। जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वो लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए बोल दिया है। बस इसी रैली को आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया।